तो देखिए चैप्टर नंबर 17 हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभिक अवकलन, अप्लाइड मैथ फर्स्ट ये सब्जेक्ट है। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता क्या है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पहली बात मैं बता दूं आपको, इसको डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है डी वाई बाई डी एक्स क्या है। तो डी वाई जो है वो स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज वाई में, और डिवाइडेड बाई डी एक्स जो है वो आपका स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये इससे कहीं कुछ डिटेल में, डीप में है, मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये आपके बाद में कभी काम भी आएगा, और आपके पास जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन है उसमें भी ये काम आएगा। तो जरा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ बातें हम जनरली बोलेंगे, उनको समझने की कोशिश करिए। मान लिया मेरे पास एक फलन है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब हमने ये पढ़ा है कि आप इसमें x कुछ भी पुट कर दो, इसमें आप x की वैल्यू 2 डाल दो तो आपको y एट 2 मिल जाएगा। अगर आप इसमें x इक्वल टू 3 डाल दो तो आपको y एट 3 मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात? मतलब डिफरेंट डिफरेंट x पुट करेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस बदलाव को, इस चेंज को, कि y में चेंज हो रहा है जब हम x में चेंज कर रहे हैं, इस चेंज को मैथमेटिकली जो है वो पढ़ने की कोशिश करी गई साइंटिस्ट लोगों ने। बल्कि सबसे पहले मैं बता दूं, न्यूटन ने ये काम किया था, कैलकुलस जो है उसी की डिस्कवरी मानी जाती है। तो उसने ये जो है काम करना शुरू किया कि जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदल रहा हूं तो उस डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे बदलाव आएंगे, क्या इसको बदलने पे ये ज्यादा बदल जाएगा, या क्या इसको बदलने पे ये कम बदलेगा, या इसको बदलने पे किसी और तरह से बदलेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ये बदलेगा जा करके। तो उस बदलाव को कैसे हम निकालें, तो उस बदलाव को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए कई इस तरीके हैं। अगर आपका ये चेंज इस मतलब स्मॉल है, ठीक है ना, मतलब इतना इतना छोटा नहीं है कि अनंत सूक्ष्म जिसे बोलते हैं, यानी कि जिसे हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कहते हैं, यानी कि अनंत सूक्ष्म। अक्सर ये वर्ड आएगा आपके पास फिजिक्स में और मैथ्स में, ध्यान रखिएगा। अनंत सूक्ष्म का मतलब है इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि वो टेंडिंग टू जीरो है। मतलब अगर मेरे पास कोई लेंथ या कोई चीज h है, तो अगर मैं उस पर लिमिट h टेंस टू जीरो लगा दूं एंड h, तो इसका मतलब ये h इतना छोटा हो रहा है, इतना छोटा हो रहा है कि वो टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि बहुत कम है। वो अनंत सूक्ष्म चेंज होता है। तो वो अनंत सूक्ष्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्मॉल चेंज, मीडियम चेंजेस जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो उसको हम जो है वो डेल्टा से या फिर स्मॉल डेल्टा, इन दोनों कैरेक्टर्स से शो करते हैं। तो अगर मान लिया सपोज करिए आपने एक वैल्यू, एक अब 2 3 का एग्जांपल छोड़ दीजिए, हम क्या करते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लिया सपोज एट x इक्वल टू एक्स, हमारा फंक्शन की वैल्यू y इज इक्वल टू सपोज एफ एक्स है, एंड एट x इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया, फंक्शन की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो मेरा जो y है वो आपका बदल करके एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इस तरह से चेंज हो जा रहा है। x पे एक्स एफ एक्स है और x प्लस डेल्टा एक्स जब डालेंगे इसके अंदर, तो सीधी सी बात है, एफ एक्स की जगह x प्लस डेल्टा एक्स डाल दिया, तो ये आपके पास इस वैल्यू पे, x पे आपकी फंक्शनल वैल्यू इतनी है, और जब मैंने इसको x में चेंज लाया तो उस केस में फंक्शनल वैल्यू इतनी हो जाती है। अगर कोई मुझसे कहे कि आपको चेंज इन द वैल्यू ऑफ y चाहिए, समझ लीजिए बात, आपसे कहा जाए चेंज इन y, तो इस चीज को डेल्टा y से शो किया जाता है, y में कितना चेंज आया है। और ये आप चाहे तो इसको नाम y1 y2 दे दीजिए, इसको नाम x1 x2 दे दीजिए, तो डेल्टा y का मतलब होगा जाकर के फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये y2 है आपका और ये y1 है, यानी कि एफ एक्स, ये आपका चेंज इन y यानी कि डेल्टा y कहलाएगा। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इस तरह से, तो ये y में परिवर्तन हो गया। अब मैं निकालता हूं चेंज इन x, ये रिप्रेजेंट होगा आपका डेल्टा x से, और ये कैसे आएगा, x2 माइनस x1 से। x2 कितना है, x प्लस डेल्टा x, और x1 कितना है, x
तो एक्स एक्स कट गए, ये डेल्टा एक्स ही रहा। तो ये डेल्टा एक्स तो वही नाम है, मैंने इसी तरह से नाम लिए हैं कि आपके पास जो है वो डेल्टा एक्स ही वो आया नीचे, ठीक है ना, वो तरीका है उसको करने का। तो मैंने जब x1 पे वैल्यू देखी तो ये, x2 पे वैल्यू देखी ये, मैंने y में कितना चेंज आया x बदलने पे, तो y में तो इतना चेंज आया, और x में कितना चेंज आया तो वो इतना चेंज आया, ठीक है ना। मैं मिटाने से पहले फिर से बता देता हूं, फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट x पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहा है, मैंने चेंज इन y निकाला, मैंने चेंज इन x निकाला। अब मैं देखना चाहता हूं कि y में चेंज तो हुआ है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू x कितना है, x के सापेक्ष चेंज कितना है। इस चीज के से रिलेटेड मैं फिजिक्स में भी आपको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा, कि हम जब क्या करते हैं सापेक्ष त्रुटि देखते हैं, जैसे ये आती है हमारे पास डेल्टा ए, ये आती है आपकी क्या बोलते हैं इसे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर। और इससे जब हम रिलेटिव एरर निकालते हैं तो सापेक्ष त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा ए ओवर विद रिस्पेक्ट टू जो मेजर्ड वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं, कि वो जो डेल्टा ए चेंज आया है वो ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 100 मीटर की चीज नापी हो आपने और उसके अंदर एरर 1 सेंटीमीटर आए, 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर की एरर आए, और एक बार चीज नापी आपने 2 सेंटीमीटर और उसमें भी 1 सेंटीमीटर की एरर आ गई। तो जो त्रुटि है, जो एरर है, वो कहाँ ज्यादा है, 100 सेंटीमीटर नापने में 1 सेंटीमीटर अगर मान लिया सपोज करिए त्रुटि आ जाए तो ये कोई मायने नहीं रखती बात, लेकिन 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर की एरर आ जाए, ये बहुत ज्यादा एरर है। जैसे आप मार्केट में जाओ और 100 रुपए की 101 रुपए का सामान हो रहा है, तो आपसे दुकानदार यही कह देगा, अच्छा 101 रुपए नहीं है 100 ही दे दो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 1 रुपए की टॉफी लो जाके और फिर सोचो कि दुकानदार मुझसे कह दे ये 1 रुपए की ही टॉफी है और छोड़ो 1 रुपए क्या देना, तो ऐसा नहीं करेगा वो दुकानदार। तो देखा जाता है, दुकानदार भी ये देखता है कि कितना टोटल सामान आपने लिया है। अब जैसे 5,005 रुपए का सामान हुआ तो 5 रुपए फिर कोई नहीं मांगेगा, लेकिन अगर 5 ही रुपए का सामान आप लोगे जाके और सोचो कि ये तो 5 ही रुपए हैं न ले, तो फिर तो वो मायने रखते हैं 5 रुपए उस टाइम पे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए हम ये जानना चाहते हैं y में जो चेंज हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ है। तो इस चीज को अगर हम निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए आप इसको एक बार समझ लें, आपके कई बार काम आएगा, ठीक है ना। आगे आने वाली मैथ्स ऐसी होंगी, साइंस ऐसी होगी, फिजिक्स ऐसी होगी कि आप जो है वो फिर ये नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता दूं कि ये देखो फॉर्मूले हैं, लगाना सीख लो, बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। लेकिन मुश्किल जब आएगी जब आप मैक्सिमा मिनिमा करने जाओगे, जब आप स्पर्श रेखा विलंब वगैरह करने जाओगे, या डायग्राम समझोगे या ग्राफ समझोगे, तब ये अगर नहीं पढ़ाया आपने, ये चीज नहीं जानते हो, तो हर जगह हर स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आएगी। फिजिक्स में जितने डेरिवेशन आएंगे, सब इंटीग्रेशन और इस तरह की चीजें लिए होंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे हो क्या रहा है, आप रटते फिरोगे फिर हर जगह। तो इसलिए एक बार समझ लीजिए, हर जगह आप उसको दिमाग में लगा पाएंगे। तो मैं निकालना चाहता हूं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, चेंज इन y, चेंज इन y ये है, और x में चेंज ये है, y में कितना चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीज लिखी जाएगी डेल्टा y बाई डेल्टा x। और निकाली कैसे जाएगी, निकालने के लिए डेल्टा y की ये वैल्यू, डेल्टा x की ये वैल्यू डिवाइड रख दो, तो ये इज इक्वल टू होगी जाकर के एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है ना। सिंबॉलिकली इस तरह लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू ये है, और लैंग्वेज वाइज लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, चेंज इन वैल्यू कितनी है और x के सापेक्ष कितनी है, तो मैंने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया उसमें। अब इसी चेंज को अगर हम बात, अब देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे आ रहे हैं, dy बाई dx पे आ रहे हैं, इसी चेंज को अगर हम स्मॉल वैल्यू पे नापते हैं, ये जो डेल्टा x है ना, ये मेरा जो x में चेंज कर रहा हूं, अब ये बहुत 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 छोटा ले लिया जाए, यदि x में परिवर्तन कैसा है, अत्यंत अल्प, और अत्यंत अल्प का मतलब कितना कम, अनंत सूक्ष्म। अनंत सूक्ष्म का मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो, अनंत सूक्ष्म हो, अर्थात तो उस अनंत सूक्ष्म को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स जो है वो जीरो नहीं हुआ है, देखो जीरो कर दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। जीरो नहीं हुआ है, वो टेंडिंग टू जीरो है। तो ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा इस लिमिट में तब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को इस लिमिट के अंडर में डी वाई बाई डी एक्स
से प्रदर्शित करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा बोलते क्या हैं, तथा इसे y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं। इंग्लिश वाले देख लें, then delta y by delta x is represented by dy by dx and it is set, क्या क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं इसे हम, ठीक है ना। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, कैसे देखिए मैं बताता हूं। आपने अंडर लिमिट रखना है डेल्टा y बाई डेल्टा x को, अंडर लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 रखना है, और इज इक्वल टू, तो ये चीज आपकी क्या है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 जो है वो क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यही चीज आपकी जो है वो क्या कहलाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हेयर, ये चीज जो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को हमने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स कहा जाएगा। हेंस फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट में अगर मैं इसकी वैल्यू ये डाल दूं तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है। ये चीज भी ध्यान रखिए कि क्या कहते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखी है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगा, वो हमने इस तरीके से लिखा है। आप इसको नोट करें, जरा दिमाग में बैठाएं, ठीक है ना। वीडियो को दोबारा बाद में देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज इसको दिमाग में बैठाने में टाइम लगता है। कई सारी चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, सापेक्ष का क्या मतलब होता है, ये सब चीजें, वो सब आपको अगर नहीं पता है पहले से तो इस आर्टिकल को समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ा सा समझ लें। और नहीं भी समझेंगे, देखिए काम तो तब भी चल जाएगा आपका, लेकिन हर जगह फिर आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप अभी से शुरू करेंगे, इसके थोड़ा अभी समझिए, फिर थोड़ा स्पर्श रेखा, विलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल में समझेंगे, थोड़ा आगे और समझेंगे, तो ये चीज क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे। इससे रिलेटेड कुछ बातें सीख लेते हैं जरा हम पहले। आप सबसे पहले ये देखिए, डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया यानी कि मेथड, यही चीज तुम आपकी क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है, यानी कि डिफरेंशिएशन कहलाती है। डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना मतलब क्या है, किसी भी तरह से डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ये मतलब होता है इसका। नोट नंबर 2 देखिए, अगर मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखूं तो इसका मतलब है डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है आपने। मतलब ये वास्तव में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा वाई अलग चीज है, डेल्टा एक्स कुछ चीज है, और आपने डिवाइड करा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है ना। ये इतना सही है। लेकिन नोट नंबर 3, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक अलग चीज हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डी वाई में डी एक्स से डिवाइड किया है, ये बात ध्यान लीजिए। आगे चल के कई लोग आपको कहेंगे कि ये कट गया, ये उससे कट गया, उससे कट गया, कटता कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे कुछ लोग कहेंगे डी एक्स ऊपर भी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, कुछ लोग कहेंगे डी एक्स काट दो, कटेगा कुछ नहीं। समझ रहे बात तो आपको, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता है, ध्यान दीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये डी बाई डी एक्स 1 तो आएगा, ये 1 तो आएगा, लेकिन ये कट के नहीं है, ऐसे सिंबल लगा दिया आपने, गलत हो जाएगा। कोई जिस टीचर को मालूम होगी ये बात, ध्यान रखता है वो इस चीज का, वो आपके नंबर काट सकता है उस टाइम पे। तो ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स तो डिवीजन है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स वो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स नहीं कह सकते हम उसे, ठीक है ना। ये एक्चुअली नोट नंबर 4 देखिए, डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली कहा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे कहा जाएगा नोट 4। यानी कि हमें डी बाई डी एक्स एक प्रोसेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो है वो एक ऑपरेटर है, ठीक है ना। ये ऑपरेशन हो रहा है किस पे, वाई पे। वाई क्या है आपका, ऑपरेंड है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स वाई पे ऑपरेट होगा तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के देगा, ये बात होती है, हमेशा ध्यान रखिए। नोट नंबर 5, डी वाई बाई डी एक्स को मैं अब इलेबोरेट करके रख देता हूं। डी मीन्स चेंज को, डी बाई डी एक्स इसके अंदर है, एक्स मतलब
किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ये बताता है। y को जो बताता है वो बताता है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। dy अलग देखें अगर तो ये चेंज इन y को रिप्रेजेंट कर रहा है, dx जो है वो चेंज इन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कैसे, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, ये भी जो है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड dy बाई dx एज ए होल ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है। बिल्कुल जड़ खोद दी है मैंने, ठीक है ना। क्या क्या इसके मतलब हैं, नीचे जो लगा है वो बताएगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y जो है बताएगा किस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, y को करना है मैंने x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं लिख देता हूं dy बाई dt, तो dy बाई dt का मतलब है y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि d बाई dt करना है y का, ये मतलब है। तो देखिए अब हम इसके बाद वही काम शुरू करने जा रहे हैं जो सब तरह से करते हैं कि आपको फॉर्मूले बताएंगे और फिर उनका एप्लीकेशन समझाएंगे और फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना, ये क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स, आपका dy बाई डी एक्स जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसमें d बाई डी एक्स ऑपरेटर है, y आपका ऑपरेंड है। हम कहेंगे d बाई डी एक्स y पे ऑपरेट हुआ तो हमें वैल्यू मिली जा करके। हेडिंग डालिए, देखिए फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले, LAE, ये प्लूरल हो जाता है, फॉर्मूले मतलब बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है और उसका d बाई डी एक्स करना है तो वो जीरो होता है, अकेला कांस्टेंट है तो उसे जीरो, वो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जीरो होता है, चाहे आप किसी के रिस्पेक्ट में करें, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में करें, चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में करें, चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में करें, वो उसकी वैल्यू जो है आपकी जीरो आती है। इस चीज को अलग से समझा भी जा सकता है। देखिए फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू के, मैं x पे भी निकालूं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के है, ठीक है ना। तो मैं x पे निकालूं तब भी इसकी वैल्यू के आएगी, मैं x प्लस डेल्टा एक्स पे निकालूं तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू तो के ही आएगी ना तब भी, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर मैं देखूं डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स निकालूं तो उस केस में देखिए आप x भले ही बदल रहे हो, आप dx कर रहे हो, लेकिन y में चेंज क्या है, k माइनस के यानी कि जीरो। तो कांस्टेंट फंक्शन चूंकि बदलता ही नहीं है वो, इसलिए उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमेशा जीरो रहता है। भाई जो चीज बदलेगी उसी का तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। हम डी वाई बाई डी एक्स को अभी देखा ना हमने कि चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y में चेंज कहाँ हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है। तो इसलिए इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज हमेशा ध्यान रखिए डी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो है वो हमेशा जीरो रहता है। दूसरा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ के वाई, कहने का मतलब है कांस्टेंट अगर अकेला है तो जीरो है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में लगा है तो उस केस में जो है वो कांस्टेंट एज इट इज बाहर निकल आता है एंड अंदर बाहर डी वाई बाई डी एक्स अंदर रह जाता है। कहने का मतलब है कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर भी निकाल सकते हैं और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे लिख दीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास के मल्टीप्लाई में है, के मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स है, तो आप इच्छा अनुसार, आपका फायदा अगर है कि अंदर ले जाके कुछ आप कर सकते हो तो आप उसको अंदर भी ले सकते हैं। तीसरा देखिए, योग व अंतर का अवकलन, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन जी एक्स है, इनका प्लस है या माइनस है एंड प्लस सो ऑन है, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, डी बाई डी एक्स करना है, तो ये डी बाई डी एक्स हर एक के ऊपर ऑपरेट होता चला जाता है। इस प्रॉपर्टी को स्पेशली नाम दिया जाता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। आप हमेशा ध्यान रखिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहने का मतलब है रैखिक गुण। रैखिक गुण हर जगह, बहुत जगह मिलता है, जहां जहां पे भी मिलेगा आप यही ध्यान रखिएगा कि वो ऑपरेटर सीधे सब पे ऑपरेट होता चला जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस माइनस सो ऑन, ऐसे करते करते जितने भी फंक्शन होंगे, 2 हो, 4 हो, 6 हो,
सबके ऊपर ये लगता चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, योग व अंतर का अवकलन हो गया। इसके बाद अगर मल्टीप्लाई में दिए हैं फॉर्मूले, गुणन का अवकलन, तो गुणन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो देखिए फॉर्मूला दो ही के प्रोडक्ट पे लगता है, अगर आपके पास 3-4 होंगे तो यही प्रोसेस रिपीट होगा। अगर आपके पास dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन है, जैसे एक f है एक g है, उस तरह भी लिख सकते हैं, वैसे याद इसी तरह किया जाता है। तो ये हो जाता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसे किसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, f इंटू जी कर दिया तो f डी बाई डी एक्स ऑफ जी प्लस जी डी बाई डी एक्स ऑफ f। अगर आपने किसी और तरह से भी पढ़ रखा है, जो 12th पास बच्चे हैं वो जानते होंगे, किसी और तरह से भी पढ़ रखा है तो आप उस तरह से याद रखिए। बहरहाल हम इसको इस तरह से याद रखते हैं तो इसलिए हमें ये बेस्ट लगता है। जो बच्चे 10th पास करके आए हैं वो कोई भी तरीका देख लें, मतलब जो एक तैयार कर लिया है आपने, आप उसी पे रहें। अगर इधर उधर से बदलने की कोशिश करेंगे अब तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपके पास दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई दिया है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। और अगर मान लिया सपोज करिए 3-4 दे दें आपको, 3 दे दिए मान लिया सपोज, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। नोट है इसके अंदर, यदि 3 या 4 दिए हैं तो फिर आप जैसे मान लिया फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड दिए हुए हैं, ठीक है ना, या मैं लैंग्वेज वाइज लिख लूँ, f इंटू जी इंटू एच दिया है और आपको डी बाई डी एक्स करना है, तो फिर आप 2 को मिला के सेकेंड मान लो, 1 को फर्स्ट मान लो। तो ये हो जाएगा आपका क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि f प्लस फर्स्ट नहीं सॉरी पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि जी एच, फिर प्लस सेकंड जी एच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगा लो आप, तो और उधर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें दोबारा से फर्स्ट सेकंड निकाल लो। इस तरह से ये सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी प्रोसीजर को अपना करके हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिया है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कहलाता है गुणन का अवकलन। नेक्स्ट लिखिए फिफ्थ, भाग का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन। अगर आपके पास दो फंक्शंस का डिवीजन दिया है तो उसको किस तरह से करेंगे। इसको इंग्लिश वाले बच्चे अलग तरह से याद करते हैं, हिंदी वाले बच्चे अलग तरह से याद करते हैं। मैं दोनों तरीके बता देता हूं, फिर आपको जो पसंद आए आप वो ले लेना, या आपने पहले से ही कुछ कर रखा है तो वैसा कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ध्यान दीजिए, जो अंश में होता है, हिंदी वाले अंश कहते हैं उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। और हिंदी वाले इसे याद करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ अंश अपॉन हर, इनके नाम वो लोग हिंदी में चूंकि याद करते हैं, तो हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर। तो ये भाग का अवकलन जो है वो आपका इस तरह से डिफाइन होता है। और देखिए अब चूंकि एग्जाम भी आने वाले हैं, आप सीरियस भी हो गए होंगे पढ़ाई के लिए, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस समझा दूंगा तो आप उनके प्रैक्टिस करते रहिए जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। बुक में एग्जाम्पल्स देखिए किस तरह से किए हैं और उस हिसाब से करने की कोशिश करिए। और बहुत जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उन्हीं को बताइए मुझे कि हाँ भाई इसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और सब एक जैसे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, टोटल आप काउंट कर देंगे बुक में तो इस चैप्टर में तो मिला के मान के चलिए 150-200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन 150-200 में जो अलग हटके हैं वो 30-40 ही होंगे, 35-30-40 होंगे। तो इसलिए इसमें ऐसा लगेगा आपको ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, सर ने ये भी छोड़ दिया, लेकिन वो एक्चुअली सब आप कर सकते हो। इसलिए इसमें यह है कि फॉर्मूला बताओ और काम पे लग जाओ। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। कोई वेरिएबल है, जिस वेरिएबल को करना है उसी के एक्स नीचे दिया होना चाहिए और उसकी कोई पावर नंबर लगी हो, जैसे 2, 3, 5 या -1, -2, -3, 5 या फ्रैक्शन हो, ठीक है ना। एन जो है आपका, ये एन
कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, अंक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, यानी कि भिन्न हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पावर बाहर आ जाती है और ऊपर जो पावर थी उसमें एक कम कर देते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इसके कुछ एस्पेक्ट्स बताता हूँ। जैसे मान लिया सपोज करिए, इनको अलग से भी लोग रट लेते हैं थोड़ा सा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना है आपने, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं डी एक्स काट दो, 1 आ गया ना, गलत। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 एज्यूम करिए इसे, मैं आगे लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 एज्यूम करिए और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इस पे, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पावर बाहर, देखिए n बाहर, तो ये n 1 है, पावर बाहर आ गई, एंड x टू द पावर में से एक कम कर दीजिए, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई तो वही रहेगा, x टू द पावर 0 यानी कि 1। तो d बाई डी एक्स ऑफ x ये जो है आपका 1 होता है। इसको लोग अलग से भी याद रखते हैं कि किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करें तो वो 1 आता है। क्योंकि आप इसको वैसे भी फील करो, x ही है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मान लिया आपके पास फंक्शन, तो आप इसकी वैल्यू 2 पे निकालोगे तो 2 ही आ जाएगी, 3 पे निकालोगे तो 3 ही आ जाएगी। तो आपने x में चेंज 1 का किया तो y में भी चेंज कितना हो गया, 1 का। तो वो बेसिक डेफिनेशन देखिए, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, जितना उसमें चेंज होगा उतना ही इधर चेंज होगा, तो कट कुट के 1 ही तो आएगा। तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, लेकिन इसको ऐसे नहीं आप समझ सकते, कोशिश कर लीजिए, आप बोल लीजिए, समझ लीजिए सब कुछ। जैसे मैंने डी एक्स बाई डी एक्स लिखा, तो आप इसे ऐसे मत करिए, बस आप चाहे बोल लो कि हाँ कट गए और 1 आ गया, ऐसा कर लो, लेकिन इसको काट के दिखाना मत कभी, क्योंकि वास्तव में वो कटता ही नहीं है। अब बोलने में समझने में क्या है, समझ में कुछ भी बोल लीजिए, लिखा हुआ जो है वो मायने रखता है, लिखने पे वो फिर एक सबूत बन जाता है और फिर वो कॉपी में उस पर एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये 1 हो गया, और एक इसका याद कर लीजिए, इसका रिजल्ट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 है, जैसे मान लिया सपोज, ठीक है ना। तो 1 का तो खैर कांस्टेंट हो गया, वो तो 0 कर सकते हैं, बहरहाल इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 0 मान सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो इससे भी सॉल्व होके आ जाएगा कि 0x टू द पावर 0 माइनस 1, 0 समथिंग 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 0 ही आएगा आंसर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 आप जो है उसे 0, वो कांस्टेंट है वैसे भी 0 होना है, तो इसको करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक एक्स स्क्वायर का भी देख लीजिए जरा, मैं बता देता हूँ आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे करना है आपने, तो क्या होगा, पावर बाहर, तो 2 पावर बाहर आ गई, एक्स टू द पावर में से एक कम कर दिया, तो ये 2 माइनस 1 कर दिया, ये हो जाएगा 2x टू द पावर 1, यानी कि सिंपल 2x आ जाएगा। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी आपकी, आप डायरेक्ट करने लगोगे, पावर बाहर 2 और एक कम पावर, यानी कि 2 में से एक गया 1। तो ये भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये 3x स्क्वायर होता है, ये भी देखिए 3 बाहर आया, x में से एक कम कर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इतना रट जाएंगी कि आप डायरेक्ट भी लगा लोगे, बार बार इसको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप इसको बार बार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप देखिए, मैं एक फ्रैक्शन का करके बता दूं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर जैसे -2 है, तो अब आप देखिए इसे कैसे करेंगे। -2 है पावर, तो पावर बाहर ले आओ, -2, एक्स की पावर एक कम कर दो, तो -2 -1। अपनी इच्छा मत चलाइए, अपनी मर्जी मत चलाइए, -2 में से एक कम कर दिया, -1 कर दिया ना, -2 में से एक कम करेंगे -3 आएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप उसे लिख लीजिए, अगर आप गलती कर देते हैं कैलकुलेशंस में तो कर दीजिए, नहीं तो क्या बोलते हैं डिटेल में करिए, नहीं तो फिर आप गलत कर जाओगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -2x टू द पावर -3, ये इस तरह से आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकते थे कि आपको जो है वो मतलब थोड़ा और दूसरे फॉर्म में दे देते हैं, अगर जैसे मान लिया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x दे दिया, तो ये बात वही है, पावर -1 ही है। आप इसे क्या करोगे, अपॉन में दिया है x टू द पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1 ऊपर लेके पहले हम, फिर हमने यही फॉर्मूला लगा दिया, -1 पावर आगे, x में से पावर में से एक घटा दिया, तो ये हो जाएगा -1 x टू द पावर -2, और ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर, ये नीचे ले गए, तो इस तरह से -1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
लगभग बहुत बार इसको आप अपनी पूरी जिंदगी में इस्तेमाल करोगे, आप इसे हमेशा ध्यान रखें। और कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने अलग से बता दिए हैं। 7th फॉर्मूला है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का उतना ही डिफरेंशिएशन हो जाता है जितना कि वो खुद। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, कुछ नहीं करता ये, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स वही हो जाता है। 8वां है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। लॉग एक्स जब बेस न दिया हो तो ये ई ही माना जाता है, और इसका फॉर्मूला 1/x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। 9th फॉर्मूला देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। अब देखिए ई टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ई टू द पावर एक्स का तो वही होता है, ए टू द पावर एक्स जब करेंगे तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये इसके साथ और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। मतलब ई टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स तो है, लेकिन लॉग ए बेस ई और ऐड हो जाएगा। तो इससे जुड़ा हुआ ये है, और इससे जुड़ा हुआ एक और फॉर्मूला है, 10वां फॉर्मूला लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। मतलब आपको कम मिलेंगे, ये दोनों चीजें कम मिलेंगी देखने को, ये जनरल मिलेगा आपको देखने के लिए। तो log x बेस a पे अगर आपको करना है तो 1/x तो हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ जो है वो log e बेस a आता है। ये नहीं है log a बेस e, नहीं, log e बेस a आता है। ये इसके साथ अजीब सी बात है। अब इसे आप जैसे भी करें, ठीक है ना, log e बेस a, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो ये दोनों पहले याद कर लीजिए ज्यादा, और फिर ये देखिए कि इससे इसमें क्या डिफरेंस है। ए टू द पावर एक्स करेंगे तो log a बेस e आ जाएगा, और log x बेस a करेंगे तो 1/x log e बेस a। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको स्पेशली अलग से ध्यान रखिएगा। ये दोनों तो बिल्कुल एकदम फिंगर टिप्स पे रट जाएंगे आपको। अब 11th पे आ जाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका कॉस एक्स होता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये आपका माइनस साइन एक्स होता है। ध्यान दीजिए, साइन का तो कॉस है, लेकिन कॉस का जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। 13th डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, रटना पड़ेगा ये भी। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, ये सेक एक्स का फॉर्मूला होता है। धीरे धीरे जब अप्लाई करेंगे, पीछे पलट पलट के आप देखेंगे तो फिर आपको ध्यान में आता जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब एक और कौन बचा, साइन कॉस टेन कॉट बचा, तो 16 है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये बनता है। अब देखिए मैं इनके ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। जो 10th पास बच्चे हैं वो ध्यान से देखें, 11th 12th वालों को तो पता होंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन करा के फिर आप अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम सिद्धांत वाला मत स्टार्ट करिएगा अभी। ये जो क्वेश्चन है जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहे हैं, अभी आप जो है वो पहले इनको ट्राई करिए, ठीक है ना। मतलब 1-2 लेक्चर पहले इन पे दे देता हूँ, फिर उसके बाद प्रथम सिद्धांत बताता हूँ। उसके क्वेश्चन जो हैं वो लेंदी हैं थोड़े से, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चा समझने लगता है कि पता नहीं क्या एकदम से टफ सा आ गया। और आप देखिए 11th क्लास में भी जब आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे 12th पास करके आए हैं, तो 11th क्लास में भी उन्होंने प्रथम सिद्धांत सबसे लास्ट में ही देते हैं, जब सब खत्म हो जाता है ना। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न का अवकल गुणांक ज्ञात करें। निम्न का अवकल गुणांक ज्ञात करें, और फंक्शन दिया है हमें 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये मैं सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन इसका क्या है, देखिए x के रिस्पेक्ट में, x है वेरिएबल में, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ही निकालना होगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू, समझ रहे बात, या तो आप इज इक्वल टू उधर लगाइए या इज इक्वल टू इसके नीचे लगा लीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं, इसी चीज को y एज्यूम कर लेते हैं, तो वो लेफ्ट साइड में लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू कितना, y की वैल्यू आपने रख दी, y इज इक्वल टू इतना, तो इतना आ गया। बात समझिए दोनों तरह से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ऐसे दिया है तब तो आप डी बाई डी एक्स लगा के ऐसे कर लो, या फिर अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता, ये फंक्शन ही तो है y इज इक्वल टू,
तो 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो मैं क्या करता, dy बाई डी एक्स मेरे को चाहिए, तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स ऑफ y का मतलब ये सारा यहाँ पुट कर देंगे, तब भी बात उसी तरह से आएगी। कहने का मतलब है अवकल गुणांक यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 7x प्लस 5 है, y लिख गया मैं। अब देखिए सबसे पहले सम है चार फंक्शंस का, डिफरेंस भी हो सकता था, चलिए इसे माइनस का ले लीजिए तो आपको वो भी पता हो जाएगा। सम या डिफरेंस है तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स हर एक पे ऑपरेट हो जाता है, मैंने फॉर्मूला बताया अभी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऑपरेट कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x, और इसके आगे हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ये मैंने सीधे अप्लाई कर दिया है, कुछ और नहीं किया है, मैं केवल ये पढ़ा रहा हूँ 10th पास बच्चों के लिए कि वो इसको कैसे सीखेंगे। 11th 12th वालों को तो लग रहा होगा कि एकदम से इसको कर देंगे, लेकिन 10th पास वाले ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए आप कांस्टेंट आपका है, और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट अगर अकेला है तो 0, लेकिन अगर वो किसी के साथ फंक्शन के साथ है तो वो कांस्टेंट सिंपली बाहर आ जाता है और हमारा डी बाई डी एक्स अंदर बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट हमारा फंक्शन के साथ है, तो ये कांस्टेंट चुपचाप बाहर आ जाएगा और अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 बचेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा। -7 कांस्टेंट है, एक वेरिएबल के साथ है, तो 7 बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा। प्लस यहाँ पे देखिए कांस्टेंट अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो मेरे ये दोनों रूल्स जो हैं वो यहाँ पे लगे हैं जाकर के। स्टार्टिंग में यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैखिक गुण लगा है, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वाले फॉर्मूले लगे हैं। जितना इलेबोरेट कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए। अब देखें यहाँ पे, अब इसमें देखिए एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। हमें मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये लग जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 2, अब देखिए 4 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसा नहीं 4 बाहर लिख दिया और 24 बना दिया उसको, 24 नहीं बनेगा वो, 2 और 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, डी बाई डी एक्स तो हट जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन खोल दिया है, एन एक्स एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 बाहर, ये 2 बाहर आया मल्टीप्लाई में, डी और फिर अंदर x टू द पावर 2 माइनस 1, ये एन एक्स एन माइनस 1 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कायदे में पावर 1 मान के एन एक्स एन माइनस 1 लगा दो, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि उसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट पुट कर दो, -7 और इसका 1 पुट कर दो, ये तो 0 हो चुका है। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 6x टू द पावर 1 माइनस 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं एक चीज़ इसी में बताता हूँ, जैसे मान लिया सपोज करिए आपका यही क्वेश्चन ऐसा होता, 5 लास्ट में जो है वो sin x लगा होता साथ में, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगा होता, हमें मालूम है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो जरा आप देखिए क्वेश्चन क्या होता, ये तो वही चलता रहता, प्लस लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x, ये इस तरह से हो जाता, ठीक है ना। अगली लाइन में फिर क्या करते हम, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाता, क्योंकि डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड में वो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है ना, तो इसलिए कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बचेगा। और फिर उसके बाद अगली लाइन में साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे प्लस 5 कॉस एक्स आ जाता है, और आंसर में भी -6x प्लस 5 कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर साइन एक्स भी इन्वॉल्व है तो भी यही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कहीं पे आपका e टू द पावर एक्स होता, जैसे मान लिया, तो e टू द पावर एक्स का भी, मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज समझ रहे हैं आप, किसी के साथ भी कुछ भी लगा दें हम, मान लिया सपोज करिए 7 के साथ मैंने e टू द पावर एक्स लगा दिया, अब लो e टू द पावर एक्स चलता रहेगा। अब जहां पे आपका e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लगना है, तो e टू द पावर एक्स का आपको मालूम है e टू द पावर एक्स ही होता है। ये मैंने 7 वाला कुछ मिटा दिया, इसमें गड़बड़ हो गया होगा, मैं बस एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये बाकी आप देख लीजिए, इसमें इसका क्या हो जाएगा, इसका फिर e टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। कहीं पे अगर log x लगा होता तो log x वैसे ही चलता रहता, उसका 1/x हो जाता। a टू द पावर x लगा हो, है ना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, a टू द पावर x लगा दें, या log a बेस e लगा दें, या कुछ ये भी कुछ भी लगा दें हम, उसका हो सकता है आपके से a टू द पावर x लगा दें,
ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड आसान क्वेश्चंस जो हैं वो आप ट्राई करना शुरू करें, ठीक है ना। और कल जो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड थोड़े से और स्टेप आगे बढ़ाएंगे और फिर थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं वो देखें। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया है, वो मैं आपको और करा देता हूँ ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे आपसे, है ना। तो थोड़ा सा इस लेवल पे बता दूं मैं कि थोड़ा दाएं बाएं अगर क्वेश्चन कर दें तो उसको कैसे हैंडल करना है। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, हालांकि है सिंपल बिल्कुल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका आपको डी बाई डी एक्स निकालना है सपोज करिए, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें अंश और हर का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं आप, लेकिन देखिए साथ में सेपरेट भी तो कर सकते हैं। एक रूट एक्स से सब में अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये क्वेश्चन सिंपल सा और सिंपल हो जाएगा। आपको अंश हर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको पहले अंदर सॉल्व कर लीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स प्लस बी एक्स बाई रूट एक्स प्लस सी बाई रूट एक्स, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर अब एक्स पावर हाफ है तो ऊपर ले जाओ, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स टू द पावर हाफ, टू में से हाफ चला जाएगा, है ना, प्लस बी एक्स माइनस टू द पावर वन माइनस एक्स बाई रूट एक्स काट लो तो रूट एक्स बचेगा बस, प्लस ये सी और एक्स टू द पावर हाफ ऊपर ले जाओ तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू द पावर टू में से हाफ गया थ्री बाई टू प्लस बी एक्स टू द पावर हाफ एंड प्लस सी एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ये इस तरह से हो जाएगा। बस अब इसमें आप क्या करें, पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दें। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा देंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स टू द पावर माइनस हाफ। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जो है वो बाहर बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर मिटा देता हूं मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बाहर आ गया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस बी बाहर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस सी बाहर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू। ये हो गया ए इंटू थ्री बाई टू एक्स टू द पावर, अब एन एक्स एन माइनस वन लगा रहा हूँ, जो भी पावर है बाहर एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, जो भी पावर है बाहर एक्स टू द पावर में एक कम, चुपचाप बिल्कुल वो फॉर्मूला लिख दीजिए आप। कोई इसमें शॉर्टकट या ओवर स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। गलतियां बहुत मतलब सबसे होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जरा सा शॉर्ट करोगे आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। बी इंटू हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन प्लस सी इंटू माइनस हाफ, माइनस आया तो एक्स्ट्रा ध्यान रखिए, माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, और एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस वन, हर एक की जगह एन एक्स एन माइनस वन अप्लाई कर दिया है। तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू ए एक्स टू द पावर, थ्री बाई टू में से एक घटा लो हाफ आ जाएगा, प्लस बी बाई टू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, माइनस बीच में आ जाएगा ये माइनस सी बाई टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में जो है कल मॉर्निंग में हम इससे कुछ और एडवांस्ड क्वेश्चन करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कल से मान के चलिए आपका ढंग से जो है मतलब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे बोर्ड में आए हुए, तो आप उनकी प्रैक्टिस पहले से भी करके रखें, इनकी से रिलेटेड सारे कर लें क्वेश्चंस, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।